आ रही है आवाज पीछे? ठीक है, चलिए आज इन्फ्लेशन इसके विषय में हम लोग समझ रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे भी थे कि गवर्नमेंट बजट जो है मूल रूप से दो तरह के हो गए, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, है ना। तो अब जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, और इसके डिफरेंट जो हैं वो मेजर्स जो हैं उसके विषय में हम लोगों ने ये देखा था कि जो डिफरेंट जो उसके मेजर्स हो गए वो कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो हम लोग ये देखे थे आपको कि कैसे इसको इंटरेस्ट रेट में चेंज करके, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ अपने अलग मेजर्स थे और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कौन करता है बताइए, आरबीआई जो है। और आरबीआई में जैसे कि आपको मालूम होगा कि फाइनेंस एक्ट 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में क्या किया था, एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के बाद से एक एमपीसी बना जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। तो ये कमिटी जो है यही जो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी या इससे संबंधित जो भी चेंजेज करना है, तो इंटरेस्ट रेट में चेंज करके क्या करते थे हम लोग, इन्फ्लेशन को, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है तो उसमें क्या किया जाता था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते थे, तो इंटरेस्ट रेट को हाई करके मनी सप्लाई और जो मुद्रा आपूर्ति है उसके क्या करते थे, प्रबंधन को देखते, है ना। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को चेंज करके। अब प्रश्न ये है कि जो हम इन्फ्लेशन कह रहे हैं ये दरअसल ये इन्फ्लेशन क्या है या और भी कितने तरह का है ना। तो आज इसी के विषय में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो सबसे जो एक सामान्य जिसको कहते हैं कि तौर पे आप देखिए, तो इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, तो इन्फ्लेशन कहते हैं कि जनरल राइज इन प्राइस लेवल। मतलब कि जो आपका प्राइस लेवल है ना, जो भी मतलब समझिए कि इसका एक स्तर है ना। जैसे ये 10 रुपए का है, वो सामान कोई दूसरा आप कमोडिटी ले रहे हैं वो 20 रुपए का है, तो इसमें जो परिवर्तन होता है, जो प्राइस राइज जो है वो क्या हो गया, ये बढ़ गया। तो जनरल राइज इन प्राइस लेवल, इसको क्या बोलते हैं, इसी हाइक को कहेंगे इन्फ्लेशन, या इसको आप और नॉर्मली कहिए कि प्राइस हाइक, है ना। तो ये इन्फ्लेशन कितने तरह का होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये जो इन्फ्लेशन होता है ये कितने तरह का होता है। तो ये इन्फ्लेशन जो है अगर आप देखें तो अब इसमें जैसे कि इसका एक कई नेचर जो है, इसमें एक हो गया जैसे आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब नाम ही ये बता रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब ये इन्फ्लेशन जो है ये कैसे ये बढ़ रहा है, तो ये डिमांड को या कंजम्पशन जो आपका है, क्या हो गया अभी तक नहीं है, 5-10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। तो अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब हो गया है कि डिमांड, तो जितने वो फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है, अगर इनमें से कोई भी बढ़ा, तो किसी भी एक कंपोनेंट में कोई भी अगर इंक्रीमेंट हुआ तो आपका इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कि राइज इन प्राइस, जनरल राइज जो हो गया किस पे, प्राइस लेवल पे। तो जो सर्विसेज, जो गुड्स, जो मान लीजिए कि आप उसके लिए अगर
1,000 रुपये, अगर मान लीजिए कि 1000 INR इंडियन रुपया, अगर ये आप उसके लिए खर्च कर रहे थे, अब आपको उसके लिए कितना करना पड़ रहा है, 1200 INR। आई बात समझ में? तो ये जो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, तो कैसे, तो पहले इसको समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका ये कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो किसी भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो कंजम्पशन जब इंक्रीज होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, वो ज्यादा वो बढ़ जाएगा। जैसे कि ऐसे भी आप समझिए कि कोई ऐसी कमोडिटी है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है ना, मार्केट पे उसको क्या है, बहुत ज्यादा उसको, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि कोई नई बाइक आ गई है मार्केट में, तो नई बाइक आ गई है तो इसका क्या मतलब हो गया कि डिमांड जो है उसका मार्केट में, इकोनॉमी में, आइए जल्दी आइए। आप लोग लेट कितना क्यों कर देते हो? 8 का मतलब मालूम है क्या है? 8 o'clock, 8 o'clock कहते हैं से लेकर इसके बीच के टाइम को, है ना, 8:01 जो हो गया, उससे लेके और 7:59 इस बीच को ही 8 कहते हैं। 8 का मतलब ये नहीं है कि 8:05 में आए, 8:10 में आए, 8:15 में आए, ऐसा नहीं। इसको धीरे धीरे हैबिट में लाइए लोग, है ना। आखिरी मिनट में पेपर जो आपसे, या आप तो बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो क्या कीजिएगा वहां पे, तो ये नहीं कि 8 बजे का मतलब कि 5-10 मिनट चलता है, नहीं, 8 का मतलब 8, कोशिश कीजिए 8 बजे स्टार्ट करने की, है ना। इसलिए हमको जैसे कि 1-2 मिनट जो है रुक जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब वैसे नहीं, तो इसलिए 8 बजे एकदम ट्राई, मतलब आप कोशिश कीजिए कि 7:30 में, है ना, हम कभी 8 बजे से लेट नहीं होंगे, मतलब दिस इज माई कमिटमेंट। हाँ, तो इसलिए 8 बजे एकदम स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आइए टॉपिक पे। तो अब ये है कि आप कंजम्पशन क्या है, अगर बढ़ रहा है, तो अगर कोई डिमांडिंग है, तो मान लीजिए कि कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी अगर मार्केट में क्या है कि उसका बहुत ज्यादा डिमांड अगर हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अगर डिमांड है, तो जो भी आप मान लीजिए कि जो उसका सेलर होगा वो क्या करेगा, उसका प्राइस बढ़ा देगा। सही सी बात है, अगर बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि आप लोग इसमें भी देखते होंगे कि ये नॉर्मली जो एग्जीबिशन लगता है, या फिर जो एक जो ये फेयर वाले जो लोग आते हैं, मेला वगैरह नहीं लगता, तो अब लास्ट डे है, अब खत्म होने वाला है एकदम, अब उस समय क्या है, कोई डिमांडिंग कमोडिटी है, अब उसका प्राइस वो क्या करते हैं, वो हाई करते हैं, यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को क्या कहा गया कि जनरल राइज इन प्राइस हाई, है ना, ये इन्फ्लेशन को क्या कहा गया, जनरलाइज इन प्राइस। अब ये है कि या तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन कैसे बढ़ सकता है, पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि कैसे कैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, आप कब ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सोचिए। व्हेन इनकम राइजेस, है ना, जब आय क्या है आपकी, जब वो बढ़ रही है, तो आय जब आपकी बढ़ेगी तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आय जब आपकी बढ़ेगी तो आपके पास क्या है, पैसा है ना, तो उसको आप क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, कहाँ खर्च कीजिएगा, मार्केट में खर्च कीजिएगा, तो कंजम्पशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंजम्पशन ये बढ़ेगा जब आपका इनकम राइज होगा, और कब हो सकता है, और सोचिए, जब प्रोडक्ट का प्राइस अगर लो हो रहा है, तब तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहा जाएगा, तब तो ये अपोजिट हो गया, डिफ्लेशन हो। नहीं, इसमें थोड़ा सा ये चेंजेज है कि जैसे कि कंजम्पशन, अगर ये भी तो नहीं है ना, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप उतना ही कंज्यूम कीजिएगा, जैसे नमक कल से फ्री कर दिया जाए, ऐसा थोड़ी है कि आप 5 kg कंज्यूम करने लगिएगा, समझ में आ रही है बात, है? क्या कीजिएगा, हम करें नमक आज से फ्री कर दिया गया पूरे मतलब कंट्री में, तो ऐसा थोड़ी कि नमक जो अब आप 10 kg और 5 kg कंज्यूम करने लगिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये हुआ है कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि प्राइस अगर कम कर रहा है,
तो प्राइस कम कर दिए या एकदम डाउन, तो उसमें कि कुछ सर्टेन गुड्स हैं, वही गुड्स जो है उसी का आपका इम्पैक्ट पड़ता है। आई बात समझ में? जैसे कि ऐसा थोड़ी कि फ्री कर देंगे तो सब जो आप उसमें ये कर। अब इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस देती है, फिस्कल स्टिमुलस, कल जो बताए थे, फिस्कल स्टिमुलस क्या है? जैसे कि फिस्कल पॉलिसी में जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है ना, ये क्या हो जाएगा, ये अगर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको आप बढ़ा दीजिएगा तो ये क्रिएट करने लगेगा एक नया क्या आपको डिमांड, है ना, नया डिमांड क्रिएट करने लगेगा और फिर आपका क्या हो जाएगा कंजम्पशन, देन इट लीड्स टू, देयर इज ए चांस कि इट लीड्स टू क्रिएट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इससे जो इन्फ्लेशन आएगा उसको क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे कि सहायता राशि के तौर पे सबको 5-5 हजार रुपया जो है वो दिया गया, तो 5000 आपने क्या किया, एक असिस्टेंस के तौर पे अगर सबको दे दिया तो एक सर्टेन स्टेज के बाद से वो क्या हो जाएगा, वही 5000 रुपी जो है वही इन्फ्लेशन क्रिएट करने लगेगा। आई बात समझ में? कैसे? ज्यादा जो है वो कंज्यूम करेगा, तो फिर इसीलिए इसमें क्या करना, एक संतुलन जो है ये बना। और इस इन्फ्लेशन का जो अपोजिट हो गया उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। ठीक है, तो अब एक हो गया टर्म क्या आपको, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ये क्या हो गया, जनरल राइज, प्राइस राइज उसको इन्फ्लेशन कहे, तो इसमें प्राइस लेवल क्या हो जा रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। क्लियर हो गया? एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन तब होता है जब नॉर्मली रिसेशनरी फेज में गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एक सपोर्ट किया, है ना, तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी रिसेशनरी फेज में, हाँ हाँ हाँ, तो उसको बोलते, हाँ, तो ये जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। ठीक है, तब उसमें क्या करेगा, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को हाइक किया, ठीक है, तो और इसके बाद से नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। किसी भी तरह से, जैसे कैश और काइंड, तो कैश और काइंड जैसे हम मान लीजिए कि ये भी एक गवर्नमेंट के तौर पे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको इंडस्ट्री डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने स्टेट में, तो हम ये भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स को कि अगले 5 वर्ष तक आपको टैक्स जो है नहीं देना है किसी भी तरह का, जैसे कि आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं देना, आपका जीएसटी जो है वो भी फ्री कर दिया, डायरेक्ट टैक्स जो है वो भी नहीं दिया। तो ये गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि 5 इयर्स तक मेरे स्टेट में क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए। तो जब इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री क्या करेगी, कोई भी इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री क्या करेगी, कमोडिटीज या तो गुड्स और सर्विसेज, है ना, तो ये क्या है, गुड्स और सर्विसेज, इसको क्या है, या तो वो कोई गुड्स जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या फिर किसी तरह का कोई अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसमें क्या है कि इंडस्ट्री जो है ये कमोडिटीज को ये क्या कर रही है और इसका डिमांड अगर, या इसको पीपुल आर रेडी टू कंज्यूम, और कंज्यूम क्यों करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री अगर है तो उसके बाद से ये क्या हो जाएगी, एक एम्प्लॉयबिलिटी भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो अगेन इसके बाद आगे का आप लोग चैनल जान ही रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम आएगा, इनकम आएगा तो उस सर्विसेज और उस कमोडिटी को लोग क्या करेंगे, अवेल करेंगे। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा फिर आपका, तो अब है कि ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने का एक तरीका है कि आपको टैक्स एग्जेम्प्ट रखा गया, आपको उससे कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इसको आप बहुत लंबी अवधि तक कर सकते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल, नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि उसके बाद से क्या हो जाएगा कि आपके यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक इन्फ्लेशनरी जो है वो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब इन्फ्लेशन जो है, अब इसके क्या क्या, पहले एक बार इसको भी समझ लीजिए। अब स्टैगफ्लेशन, अब इसमें नाम ही क्या है ये देख लीजिए। तो एक क्या है, स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेंट ग्रोथ क्या है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ किससे आपका ये जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपका अगर जीडीपी बढ़ रहा है, प्राइस और कमोडिटी अगर आपकी क्या है, अगर मान लीजिए कि जितने फाइनल गुड्स और कमोडिटीज हैं आपके टेरिटोरी में, वो क्या है, उनका प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है। तो अब यहाँ देखिए कि एक क्या है, स्टैग्नेंट ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ तो है इकोनॉमी में, लेकिन क्या है, वो स्टैग्नेंट है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि बहुत लंबे समय तक 3% या 3.5% इसी रेंज में आपका जो है वो क्या है, जीडीपी ग्रोथ है। इकोनॉमी आपकी क्या है, एक ऑसिलेट कर रही है। हाँ, आइए आइए, लो जल्दी जल्दी जल्दी। पंद्रह या 20 मिनट अगर क्लास को आगे कर दिया जाए तो क्या इसकी गारंटी आप लोग समय से आएंगे? 8:15 कर दिया जाए, द आंसर इज नो। द आंसर इज नो, है ना। 5, 10, 15 मिनट जो है, क्योंकि वो लेकर ही आप लोग चलते हैं कि भाई चलो 5 मिनट तो आगे पीछे होता रहेगा, नहीं। एकदम 8 का मतलब वो दिमाग में डाल लीजिए कि एकदम 8 बजे पहुंच जाना। और अगर यहाँ पे कोई फैकल्टी टीचर नहीं है तो उनके ऊपर भी एक दबाव रहेगा कि नहीं, आपको भी 8 बजे स्टार्ट कर देना। आई बात समझ में? यही शाम के बैच में भी है, 4 बजे 5 बजे एकदम एग्जैक्ट वही। मतलब कोशिश कीजिए कि 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं हो, है ना। क्योंकि आजकल देख भी रहे होंगे आप लोग, इसलिए हम बता रहे हैं दो वजहों से। एक तो ये धीरे धीरे आदत होगी, और आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि अभी जो एग्जाम हो रहा है उसमें एक प्रैक्टिस आप लोग अगर ये नहीं रखिएगा, गेट जो है बंद कर दिया जा रहा है ना 11 बजे, एकदम एग्जैक्ट 11 है ना, उसके बाद से कोई भी मतलब एंट्री इवन 11 बज के 1 मिनट पे भी एंट्री नहीं मिल रही है। आप लोग अगर देख रहे होंगे एग्जाम, खासकर जितने एग्जाम यहाँ हो रहे हैं, तो टीचर वाले में या फिर और भी बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में हम भी देखते रहते हैं इस तरह। तो ये प्रैक्टिस है, ये आपको मतलब उसको इस पे मत लीजिए कि जिसको बोलते हैं चलता है एटीट्यूड, चलो देखते हैं क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको कल्टिवेट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें क्या जा रहा है कि 8 बजे एकदम स्ट्रिक्ट 8 बजे आ जाएंगे। टीचर के ऊपर भी दबाव रहेगा कि नहीं आपको आना है टाइम से, आई बस समझ में। तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे उसमें। स्टैग्नेंट ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, अभी हम लोग इन्फ्लेशन जो है, चूंकि बहुत लोग बाद में आए इसलिए हमको थोड़ा सा रिमाइंड करना होगा। इन्फ्लेशन आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये और तो इसमें आपको ये बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट जो 2016 में ये चेंजेस किया गया, जिसमें एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, और यही क्या कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर रही है, वो तय कर रही है ना, ये 2016। अब इसमें है कि इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल किया जाता है, और इन्फ्लेशन क्या है, तो इन्फ्लेशन है कि जनरल जो है हाइक किस में किया जा रहा है, प्राइस में, ठीक है। जनरल हाइक इन प्राइस को बोला किया जाता है इन्फ्लेशन। और किस चीज के प्राइस हाइक में, गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज है, कोई भी कमोडिटी है, उसमें क्या है, उसका बढ़ गया। तो अब है कि जो चीज आप 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, जैसे कि 1000 रुपए में अगर आप ये समझिए कि कोई चीज आप 1 kg ले रहे हैं, अब वो है 1 kg ना होके, अब आप ऐसे समझिए कि वो 900 ग्राम आपको मिल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है प्राइस जो है, तो रियल टर्म्स में अब इसका इंपैक्ट क्या होता है। और दो तरह का ये हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जैसा कि हमने बताया कि जो जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं, अगर उसमें हाइक हो रहा है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, तो जैसे कि कंजम्पशन आपका बढ़ गया, तो कंजम्पशन अगर आपका बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, जब आपका इनकम लेवल बढ़ेगा,
ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि गवर्नमेंट जो फिस्कल स्टिमुलस देती है, फिस्कल स्टिमुलस मतलब कई तरह की सहायता प्रदान किया, या फिर टैक्स बेनिफिट ही अगर मान लीजिए कि दे दिया इंडस्ट्री को, तो ऐसे केस में क्या होता है, इससे भी इन्फ्लेशन जो ऐसी संभावना है कि वो बढ़ेगी। ठीक है। उसके अलावा और क्या है, तो अब एक और हो गया आपका टर्म रिफ्लेशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन तो इसी इन्फ्लेशन का अपोजिट हो गया। जैसे कि इन्फ्लेशन अगर राइज इन प्राइस हाइक है, तो डिफ्लेशन को क्या कहेंगे, इसका प्राइस क्या है, वो डाउन जा रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद से रिफ्लेशन, जब रिसेशनरी फेज हो, जब आपकी इकोनॉमी क्या है, डाउनटर्न में है ना, जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो, है ना, तो अब इसमें क्या है, जब ये वो लंबी अवधि तक रहेगा रिसेशन, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में, है ना। जैसे 1929 का जो सिचुएशन था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन जो बोला जाता है। रिसेशन क्या है कि निगेटिव होना चाहिए ग्रोथ, और कितना, ये कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स जो आपके हैं, जैसे कि एक साल है तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4 हो गए। तो अब मान लीजिए कि ये लगातार अगर निगेटिव जो है 2 3 4 क्वार्टर तक अगर आपका ये रह गया, तो आप कहा जाएगा कि इकोनॉमी क्या है कि रिसेशन के फेज में चली गई। आई बात समझ में। तो रिसेशनरी फेज में ये रिफ्लेशन है, इसमें क्या करता है गवर्नमेंट जो है, इसमें इस प्राइस को क्या करेगा, वो रिड्यूस, तो ये रिफ्लेशन हो गया। ठीक है। और इसके बाद आगे क्या किए, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में जैसे कि ये देखिए, एक है कि स्टैग्नेंट ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है, मतलब कि क्या है कि देर इज ए स्टैग्नेशन इन योर इकोनॉमी। जैसे कि नहीं होता है कि आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट अब क्या, मार्क्स जो है एकदम स्टैग्नेंट हो गया, या तो 90 आ रहा है, 91 आ रहा है, 89 आ रहा है, इसी बीच में। ठीक है ना, उसके ऊपर जा रहा है ना इसमें, तो इसको बोलते हैं कि ग्रोथ क्या हो गया, स्टैग्नेंट। जैसे 3 and 3.5% इतना ही इकोनॉमी ग्रोथ है, और प्लस इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई मुद्रास्फीति क्या है कि वो बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये स्टैगफ्लेशन जो है एक अगला जो है ये केस हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को पूछना हो तो देख लीजिए एक बार। एग्जाम्पल नहीं है, वही नहीं होता है, ये भी हो सकता है जैसे कि 2 and 2.5%। अब देखिए कि इस इन्फ्लेशन का फर्क क्या पड़ता है। तो जो लेंडर होता है, लेंडर सफर्स, लेंडर सफर्स मतलब खरीदता है, लेंडर मतलब खरीदने वाला होता है। हम्म 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 नहीं, लेंडर सफर्स एंड बोरोअर बेनिफिट्स। ये बहुत फेमस एक ये स्टेटमेंट भी होता है इन्फ्लेशन को लेके। लेंडर किसको कहते हैं, लेंडिंग रेट, हाँ, जो कर्ज दे रहा है। तो जो महंगाई बढ़ेगी तो लेंडर सफर, कर्ज देने वाला क्या है, सफर करेगा, और बोरोवर क्या है, कर्ज लेने वाला, वो बेनिफिट में आएगा। तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछा भी गया एक बार एग्जाम में, कि इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है जिसको हम कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है, तो ये इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, तो ये कर्ज लेने वाले लोगों के लिए अच्छा है कि कर्ज देने वाले लोगों के लिए, और इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे कर्ज लेने वाले लोगों को। तो अब यहीं से एक चीज और आ गया कि एक ट्रांसफर क्या हो गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, है ना, मतलब कि जो लेनदार है उसके पास चला गया, और जो देनदार है उस से, है ना, माने क्रेडिटर। तो लेंडर सफर्स एंड बोरोवर्स बेनिफिट्स, ये पहला क्या हो गया, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। समझ में आई बात, समझ में आ रही है। कैसे इन्फ्लेशन, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, तो इसका क्या पहला इंपैक्ट तो यही है कि आपका जो रियल जो इनकम है, या जो रियल पैसा है, वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मतलब इट परचेजिंग पावर
ऑफ मनी रिड्यूसेस, है ना। इन्फ्लेशन यही ना कह रहे हैं कि 1000 रुपए का जो चीज है अब वो कितने का मिल रहा है, 1100 का। या 1000 रुपए में हम 1 kg खरीदते थे, अब 1000 रुपए में क्या 900 ग्राम खरीद रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये पहले तो जो रियल मेरे पैसे की कीमत है, जो मनी वैल्यू है, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है, तो अब यहां से सोचिए कि लेंडर सफर्स एंड बोरोवर बेनिफिट्स, कैसे होगा ये। देगा सर, उसमें पैसा का वैल्यू कुछ और रहेगा। हाँ मानिए हमको 100 रुपया दीजिएगा, हाँ 100 रुपया में 10 समोसा आता होगा। हाँ जब इन्फ्लेशन आएगा तो मानिए 100 रुपया में 8 ही समोसा देते, हाँ तो हम आपको 100 रुपया देंगे तो आपको 8 ही खरीद पाएंगे ना। हाँ, समझ गए। तो अब इसमें समझिए कि मान लीजिए कि हम आपसे इंटरेस्ट रेट पे बैंक से कर्ज लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम कर्ज लिए हुए हैं और 10,000 रुपये हमने कर्ज लिया हुआ है, ठीक है। 10,000 रुपये हमने कर्ज लिया और हम इस पे इंटरेस्ट रेट के साथ हमको ये पे करना पड़ रहा है 11,000 रुपये, हमको ये पे करना पड़ रहा है। तो 10% क्या है, ये 10% इंटरेस्ट हम उस पर पे करना है, ठीक है। अब जो है 1 साल में जो इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो महंगाई बढ़ गई, वो आप समझिए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया 12% से, तो रियल जो 11,000 रुपये है, तो अब जो 1 साल के बाद हमको ये देना है, मान लीजिए कि 1 ईयर, तो 1 साल के बाद 10,000 से 11,000 रुपये हमको देना हुआ 10% पे, ठीक है। 1 साल के बाद महंगाई भी 10% से अगर बढ़ रही है, तो जो 1 साल पहले 10,000 की वैल्यू थी, वही वैल्यू आज हो गई 11,000 रुपए की। क्लियर है, कोई क्वेश्चन या कोई मतलब बहुत सामान्य चीज है कि 10,000 रुपए अगर जनवरी 2024 में अगर 10,000 रुपया मान लीजिए कि इस प्रीमाइस का रेंट था, और वो कह रहा है कि 10 मतलब 1 साल 12 महीने के बाद हम 10% इंक्रीज कर देंगे, तो अगले जो जनवरी आते आते मतलब 2025 तक हमको 10,000 की जगह कितना देना पड़ेगा, 11,000। तो अब जो 10,000 में 1 साल पहले जो हम कोई सर्विसेज या आप ऐसे समझिए कि जो हम फैसिलिटी जो हम अवेल कर पा रहे थे, फॉर दैट आई हैव टू पे 11,000, तो 10%, तो 10% जो है, और मान लीजिए कि अगर महंगाई भी आपकी क्या हो गई 10% से बढ़ गई, तो रियल इनकम मतलब रियल उसका प्राइस क्या हो गया, वही 10,000 ही तो है ना। हम पे कर रहे हैं 11,000, लेकिन हमको मिल क्या रहा है 10,000 वाला ही चीज, ठीक है। अब यहाँ ये सिचुएशन है कि ये 10% नहीं साहब, ये कितना से 12% बढ़ गया इन्फ्लेशन। तो अब महंगाई क्या हो गई, और ज्यादा हो गई, तो हम 11,000 पे कर रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि इसमें पीछे वाला जो ये पार्ट है, इसमें हम ये लगा देते हैं, एक हार्डबोर्ड लगा देते हैं और एक और भाई साहब रहेंगे उसमें। नॉर्मली आप लोग जो हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब उसमें एक और कमरा लग गया, तो अब जो 10,000 में आप यहां से वहां तक जो स्पेस और जो फैसिलिटी जो अवेल कर रहे थे, अब उसके लिए आपको पे कितना कर रहा है 11,000, और 11,000 में जो प्रीमाइस का जो एरिया है वो भी कम हो गया। पहले 5 रोटी मिलता था, अब 4 रोटी कर दिया उसी प्राइस में, टिफिन जो आप खा रहे हैं। अगले साल से कहा कि सर थोड़ा सा सब्जी भी कम कर दिए, तो इन्फ्लेशन ये बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसी पैसे में तो जो रियल जो आपके मनी का रियल वैल्यू ऑफ मनी, तो मतलब क्या हुआ कि परचेजिंग पावर वो क्या हो गई, डिक्लाइन कर रही है, परचेजिंग पावर जो डिक्लाइन कर रही है। अब यहां आ जाइए, तो क्रेडिटर्स और डेटर्स कैसे हुआ, तो जो लेंड मान लीजिए कि हम बोरो किए आपसे 10,000 रुपया, और हम कहे कि अगले साल आपको हम 11,000 रुपया मतलब 10% दे देंगे, और महंगाई बढ़ गई 12% से, तो 2% का एडवांटेज क्या हुआ मेरे पास। या आप ऐसे समझिए कि 10-10% जो महंगाई जो इन्फ्लेशन हर साल है, और हम आपसे कहे कि भाई आप हमसे 5,000 रुपया आपसे कर्ज लिए या 10,000 लिया, और आपको हम 10 वर्ष के बाद ठीक वही 10,000 रुपया ला के आपको हम रख दिए विदाउट इंटरेस्ट। हम ये कहें कि रखो अपना पैसा, हम किसी का पैसा जो है रखते नहीं है,
तो इसका क्या मतलब हो गया? तो अब आप समझ रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो डाउन हो रही है। तो अब है कि जैसे जैसे, तो इसमें बोरोवर क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो बेनिफिट में आ जाएगा। यही क्वेश्चन था, ये हम समझ रहे हैं 2013 का क्वेश्चन है ये, 12 या 13, ठीक है ना। तो इस चैप्टर से इस तरह से ये कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाइए, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? स्टैग्नेंट ग्रोथ है और इन्फ्लेशन है। अब इस पे आ जाइए, स्टैग्फ्लेशन पे। तो ग्रोथ तो आपकी इकोनॉमी में है, लेकिन इन्फ्लेशन भी। तो अब इसका मतलब हुआ कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो जब भी स्टैग्फ्लेशन का सिचुएशन आए इकोनॉमी में, तो इसमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? जब स्टैग्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो तो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि जैसे कि एक फिक्स्ड लैंड है ना, अब इस लैंड में 100 क्विंटल आप जो है व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको क्या करना है, इसी को आपको 120 कर देना है। इसी को आपको क्या करना है, 120 करना है। प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ा देना है। तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो जब स्टैग्फ्लेशन का सिचुएशन आता है तो इसी में इनोवेशन, R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे जो है खर्च जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब मान लीजिए कि आप ऐसे समझिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब आपका मार्क्स क्या है कि स्टैग्नेंट मतलब हो गया 89, 90, 91 इसी बीच में। तो आपको क्या करना है, आपको तरीका बदलना है ना। ताकि आपको क्या चाहिए, एक नया ब्रेकआउट चाहिए। आपको क्या करना है, अब वो जो है स्टाइल या जो आपके पढ़ने का तरीका है उसको, मेथड को बदलना है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, जब आप क्या कीजिए, चूंकि स्टैग्नेंट ग्रोथ है, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन बहुत धीरे 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 जो है ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उस ग्रोथ से ज्यादा जो है क्या है, इन्फ्लेशन ये बढ़ता जाएगा। तो आने वाला टाइम क्या हो जाएगा, अगेन इट लीड्स टू रिसेशनरी फेज में आप आ जाएंगे। जैसे कि अब 3% से हमारी आय बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है 10% से, तो आय तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन जो हमारा जो रियल जो पैसा है उसकी वैल्यू क्या है, वो कम होते जाएगी। अच्छा, आप लोग को बताए भी थे कि जब भी रियल वर्ड अगर यूज हो इकोनॉमिक्स में, इसका मतलब है कि उसमें क्या है, इन्फ्लेशन है। समझ में आ रहा है? जैसे कि नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि रियल जीडीपी आप लोग पढ़े थे, रियल जीडीपी कैसे हम लोग पाते हैं, रियल जीडीपी जो हम लोग को अगर, कैसे हम लोग रियल जीडीपी का इक्वेशन क्या था, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, कैसे रियल जीडीपी हम लोग ले आते थे, भूल गए क्या? जीडीपी से एनडीपी कैसे आते थे, ग्रॉस से नेट आते हैं तो क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को हटाते हैं। वैसे ही अगर रियल अगर जीडीपी है तो रियल जीडीपी कैसे आएंगे, नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को घटाएंगे। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है, नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को घटा देंगे। तो अब ये है कि जब भी रियल आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल मनी, इसका मतलब है कि आपने क्या किया कि इन्फ्लेशन को हटा दिया। इन्फ्लेशन जो प्राइस, तभी तो प्राइस स्टेबिलिटी और इसको, तो ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ये आप लोग जान ही रहे हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं कि जिसमें कि टैक्सेशन
पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन करके हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन में। और मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करके चेंज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में और क्या कंपोनेंट हो सकते हैं बताइए? एक तो कंजम्पशन हो गया, और इसके अलावा कैसे बढ़ेगा इन्फ्लेशन? डिमांड ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ये तो हो गया कंजम्पशन। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? नहीं, डिमांड पुल पे भी रहे, अभी कॉस्ट पुश पे नहीं आ रहा है कंजम्पशन। दूसरा तरीका है, आप अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप क्या कर रहे हैं, वो अगर बढ़ा रहे हैं, तो अगर निवेश बढ़ाइएगा तो क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री आ जाएगी बिहार में, तो क्या होगा? इकोनॉमी राइज करेगी। इकोनॉमी राइज करने का क्या मतलब हुआ कि आपका इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुआ तो इनकम क्रिएशन हुआ, इनकम क्रिएशन हुआ तो कंजम्पशन बढ़ा, अगेन इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हो ही रहा है, इट लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ेगा तो। आई बात समझ में? तो एक कंपोनेंट क्या हो गया, कंजम्पशन, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, तीसरा अगर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे ये पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, यही तो था अभी ना टैक्सेशन पार्ट। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर आपको, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, आपको टैक्स बेनिफिट देने लगे इंडस्ट्री को। टैक्स बेनिफिट अगर देने लगे, मतलब कि गवर्नमेंट क्या करिए, ये करिए कि अगले 5 साल तक हम आपसे डायरेक्ट टैक्स लेंगे ना इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। तो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तो ऐसे केस में इंडस्ट्री क्या, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा गुड्स करेगी, ज्यादा से ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर होगा और निवेश भी इंडस्ट्री का ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड क्रिएशन, इंप्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ। तो और यही डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो ले जाएगा। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसलिए क्या है, उसको खर्च जो करना है ना, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर को या टैक्स जो बढ़ाना है, इसमें एक बैलेंस है। कल फिजिकल डिसिप्लिन हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को, है ना, उसमें क्या एक अनुशासन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम पूरा बेनिफिट दे दिए किसी को, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जो हम उसके ऊपर टैक्स बर्डन जो है ये भी लगा दिए, है ना। तो इससे भी क्या होता है आपका ये महंगाई। इसके साथ साथ आपके अगर गुड्स का, कमोडिटी का डिमांड आउटसाइड योर टेरिटोरी होने लगे, इफ डिमांड ऑफ commodities increases outside the country, again it leads towards demand pull इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? कैसे, सोचिए थोड़ा सा, इसको बताइए तो, कोई लिखा हुआ है इसको, कोई एक आदमी एक्सप्लेन करे तो। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का अगर हम बोल करेंगे, दैट मींस यहां जो कंजम्पशन होने वाला था, जो गुड्स अदर जगह मतलब उसके कंट्री में, और यहां के जो डिमांड्स को मतलब ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यहां के डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जब प्रोडक्शन इसका पूरा काम कर हाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी अदर कंट्री, हाँ, यहां जो यहां के मतलब डिमांड को फुलफिल करने वाला है, तो वो आपको एक्सपोर्ट मतलब अदर कंट्री में एक्सपोर्ट। नहीं, सिचुएशन ये समझ पा रहे हैं आप, ये क्या पूछा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि आपके कमोडिटी का डिमांड अगर आपके कंट्री के बाहर बढ़ रहा है, तो ये जो है ये भी एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ।
डिमांड अगर दूसरे कंट्री में हो जाए, अदर कंट्रीज में इसके जगह पे मतलब ज्यादा प्राइसेस पे कर रहा है। हाँ, तो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट करेगी। हाँ, एक्सपोर्ट करेगी और अपने मतलब एक्सपोर्ट करेगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपके यहाँ क्या आएगा, हाँ, गुड्स जो है आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग, तो अब उसके बाद से वो आएगा फंड, तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंजम्पशन क्रिएट कर रहा है, तो इसका डिमांड बढ़ेगा, तो अगेन इट क्रिएट्स टू डिमांड पुल। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें समझिए, अब इन्फ्लेशन अगर आपके यहाँ है, तो इन्फ्लेशन आपके यहाँ अगर आपके अपने इकोनॉमी में अगर बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मतलब ये क्या है, ये महंगा हो रहा है, तो महंगा हो रहा है तो एक्सपोर्ट आपका चीपर होगा कि एक्सपोर्ट आपका कॉस्टलियर होगा? चीपर होगा। एक्सपोर्ट हम कह रहे हैं इसको बेचना, कल हम 10 रुपए में बेच रहे थे, आज 12 रुपए में बेचना है, आप खरीदने वाले हो गए, आप समझिए आप अमेरिका में बैठे हैं, हम यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कि बेच रहे हैं दूसरे टेरिटोरी में, अपने टेरिटोरी से बाहर, इसी को तो एक्सपोर्ट कहते हैं ना। अगर इसको क्या करें, निर्यात, और आयात मतलब जो आ रहा है, तो मान लीजिए कि इस चेयर के उधर अमेरिका है और हम जो है वो इंडिया में है, ठीक है, इसको हम बेच रहे हैं, ये 10 रुपए का है, तो हम कितने में, अब ये 10 रुपए में हम आपको बेचे, 10 रुपये आया, अब नाउ द प्राइस ऑफ दिस 10 will increase by 2 रुपये, अब ये 10 से कितना हो गया, 12 रुपया हो गया, तो 12 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा कि कल 10 रुपया में दे रहे थे, आज 12 रुपया में, तो आप क्या कीजिएगा कि अब आप कम खरीदिएगा, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, यहीं से समझिए कि इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉज क्या है, समझ गए ना, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट ऑफ, पहले कॉज भी और कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये दो चीज बहुत जरूरी है, इसको समझ लीजिए। तो इंपैक्ट क्या प्रभाव पड़ा मुद्रास्फीति का, सबसे पहला परचेजिंग पावर ऑफ रियल मनी रिड्यूसेस, ठीक है, पहला प्रभाव तो यही पड़ा। दूसरा क्या प्रभाव था लेंडिंग बोरोइंग के केस में, हाँ, लेंडर सफर्स, बोरोअर बेनिफिट्स। अब यहीं पे यही क्वेश्चन था आपका कि जो डेटर्स है मतलब उनके लिए क्या है इन्फ्लेशन, तो उनके लिए बढ़िया है, ठीक है, इसी संदर्भ में। और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोचिए, इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और क्या है, डिमांड, डिमांड कम हो जाएगा ना, तो इसमें एक्सपोर्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट एक्टिविटी ये थोड़ा सा ये लो होगी, एज डिमांड ऑफ कमोडिटीज will low in outside, ठीक है। अब महंगाई बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है ये भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके गुड्स क्या हो गए, वो महंगे हो गए, है ना। अब ये महंगे हो गए तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और सोचिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अभी रिसेंटली हम लोग पढ़े हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और प्राइस स्टेबल नहीं है मतलब स्थायी नहीं है, मतलब कि क्या है कि वोलेटाइल है, कभी जो है 10 रुपया हो रहा है, कभी 8 रुपया हो रहा है,
फिर 10, 12 ऐसे थे, तो वो क्या है, वो चेंज है, उसको क्या करना है, एक स्थिरता में ले आना, ये उसका एक उद्देश्य होता था। अब प्राइस जो है आपका क्या है, इट इज ग्रोइंग, और ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है आपका जो प्राइस। तो अब इन्फ्लेशन आपका क्या है, महंगाई आपकी मुद्रास्फीति जो है ये बढ़ रही है। तो ये डे बाय डे अगर बढ़ेगी तो जो आपका जो परचेजिंग पावर है ये तो रिड्यूस हो ही रहा है, आपका कमोडिटी उसका डिमांड भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिसरप्शन, ठीक है, ये आपका जो है ये हो जाएगा। क्लियर है ये आपके क्या हो गए, इंपैक्ट्स हो गए ये इन्फ्लेशन के। और भी बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, जैसे इट ऑब्स्टेकल हिंडर्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ आप कहते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद और इट लीड्स टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, ये भी एक सच्चाई है कि अगर एक इन्फ्लेशन अगर नहीं है, मतलब इफ देयर इज एन ऑप्शन दैट यू हैव टू चूज इन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो इकोनॉमी किसको चूज करेगी, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर महंगाई इन्फ्लेशन जो है ये काफी बढ़ते गया, और आपको बता दें कि आप लोग इसमें हिस्ट्री भी पढ़े होंगे अधिकांश, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर उसमें, तो कोई भी एम्पायर, कोई भी साम्राज्य या कहीं भी उसके डिक्लिनेशन में उसका जब आप देखिएगा, तो जब आर्थिक कारण जब आप उसमें देखिएगा, हमेशा ये देखिएगा कि वस्तुओं का मूल्य क्या था, बढ़ गया था, आम जनता जो है वो क्या कर रही थी, त्राही त्राही कर रही थी। तो इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति या इट हमेशा ये क्या रहा है, इकोनॉमिक रीजन रहा है, किस चीज के लिए, इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट होते हैं या फिर कोई भी, मतलब मान लीजिए डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर डेमोक्रेसी नहीं भी है, तो उसका पहला क्या होता है तरीका कि भाई प्राइस को जो है वो नियंत्रण करना। हमेशा आप देखिएगा कि मार्केट या फिर प्राइस मैकेनिज्म या बाजार इससे संबंधित जो है वो नीतियां बनती रहेंगी, ठीक है। अब इसको मॉडर्न वर्ल्ड में मॉनेटरी सिस्टम हम लोग इसको क्या कहें, मॉनेटरी पॉलिसी कह रहे हैं, और फिर इसको फिस्कल पॉलिसी है। अगर ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं भी होता तब भी इस तरह से वो मैकेनिज्म को मेंटेन करना होता, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब कॉज क्या है इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, बताइए। कंजम्पशन, ठीक है, अगर बढ़ते जाएगा तो। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर इन्वेस्टमेंट, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ता गया, गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड, इसके साथ और क्या है, गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल स्टिमुलस, ये अगर जो है क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है किसके लिए है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक प्रभाव जो है, ये अक्सर ये सवाल जो है ये पूछा जाएगा कि अगर आप मान लीजिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, तो अगर मान लीजिए लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है बढ़ेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी से अगर ज्यादा से ज्यादा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है तो उससे क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से ये जो जब क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको हम बता रहे हैं कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या ये ऑलवेज, या क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाया जा रहा है तो इट ऑलवेज लीड टुवर्ड्स इन्फ्लेशन, क्या ये हमेशा इन्फ्लेशन की तरफ, ये अगर हो तो इसमें ध्यान ये देने वाली बात है कि अगर ये पब्लिक एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो, या फिर और क्या हो, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, या प्रोडक्शन को क्या करे, इंक्रीज करे, ठीक है। तो प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा कि गवर्नमेंट कहां खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे,
आधारभूत संरचना पे। आई बात समझ में? तो अगर ये कर रही है तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सबके बैंक अकाउंट में पैसा दे रही है तो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन वो बढ़ेगा। तो अगर ये भी आपको देखिए, डेवलपमेंट जैसे प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट अगर स्टेबल किए तो कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए। हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बाद से क्या हो जाएगा, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक वेयर हाउस होगा। हर चैनल पे हमारा क्या होगा, इंप्लॉयमेंट हम जनरेट कर रहे हैं। तो हर एक चैनल पे इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं तो अगेन इट लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर इनकम। तो इंक्रीज इनकम होगा तो फिर क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये क्या, ये इसका एक इफेक्ट का इफेक्ट है। यहां हम क्या कर रहे हैं कि सीधे गवर्नमेंट ये कहेगी कि क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, हमारे जितने लोग हैं, एक हमारे पास डेटा है ही है कि ये लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लेवल है, सबको हम क्या कर रहे हैं कि एक आर्थिक तौर पे एक सैलरी हम जो है यह देते। तो नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन, ये इट क्रिएट्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर या यही फिस्कल स्टिमुलस कहा जा रहा है कि फिस्कल स्टिमुलस कैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ाता है। तो मान लीजिए कि टैक्स का, अब बिहार में इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो अब किसी ने सुझाव ये दिया कि साहब ऐसा करो आप कि जो बाहर से जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, ये लोग आ रहे हैं, इनको जब तक आप कोई गवर्नमेंट पॉलिसी कोई नई परिवर्तन करे तो उसमें क्या होगा कि नहीं बढ़ेगी इंडस्ट्री। तो उन लोगों ने ये सजेशन दिया कि अगले, मान लिया कि 5 वर्षों तक आप लोग को कोई टैक्स नहीं देना होगा, ना आपको डायरेक्ट टैक्स देना है, ना आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना है। तो ऐसे केस में जितनी इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, वो आ जाएगी बिहार में। उसके बाद से क्या है, वो लैंड ऑक्यूपाई किया, फिर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया, रॉ मटेरियल, उसको लेबर कॉस्ट सब कुछ यहाँ पे मिल गया, उसको आपको मान लीजिए एक नॉर्मल सैलरी। लेकिन क्या ये 5 वर्ष उसके बाद से और इसको आप प्रोलॉन्ग लंबे समय तक करेंगे? नहीं, इसी से स्टिमुलस से, ये जो फिस्कल स्टिमुलस है, इसी से आपको इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। तो वो एक मतलब काफी जो है विकट स्थिति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब रेमेडी ऐसा हो कि आप पहले से बीमार हैं और आपको एक ऐसी दवा दी गई कि आप और बीमार हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये जो है यही इसकी व्यथा है। क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन अभी तक? बताइए, देख लीजिए एक बार। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जैसे कंजम्पशन और एक्स्ट्रा क्या लिखे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तब। हाँ, अगर ये भी अगर बहुत बढ़ गया तो कौन कौन, ये फिस्कल स्टिमुलस। हाँ, तो स्टिमुलस किसको कहते हैं, स्टिमुलाई, मतलब आपको स्टिमुलेट कर दिया। हाँ, नींद आ रही है, एक कप चाय पी लिए तो क्या हो गया, स्टिमुलस, मतलब कि आपको स्टिमुलेट कर दिया, है ना, वही चीज है। तो इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन को कैसे, ये जैसे कि उस समय फिस्कल स्टिमुलस, तो डिमांड पुल, तो उसमें जैसे कि टैक्स का बेनिफिट दे देता है गवर्नमेंट, आपको कुछ सब्सिडी दे दिया, है ना, इस तरह से। कोई क्वेश्चन अभी तक बताओ आप लोग? 2 मिनट पॉज करते हैं। ये हो गया, पीछे भी देख लीजिए, फिर आगे उसको दूसरा पॉइंट। बोलिए, ठीक है, आगे चला जाए। चलिए, इसके बाद फिर आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या था, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, जैसे कि उसमें नाम ही बता रहा है पुल करना, और ये क्या कर रहा है, पुश करना। तो अब कॉस्ट पुश है, तब इसमें जो है, जो आपका लेबर, जो प्रोडक्शन यूनिट है, लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ गया, ये आपका ज्यादा से ज्यादा आपका जो है
ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि डिमांड साइड हो गया, डिमांड पुल, और ये क्या हो जाएगा, सप्लाई साइड। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा अगर हमारे पास अगर लेबर फोर्स आ गया, तो लेबर फोर्स अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो लेबर का कॉस्ट क्या होगा, अगेन डिमांड एंड सप्लाई, घट जाएगा। मतलब उसके बाद क्या हो जाएगा, चीपर हो गया लेबर। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट आपका चीपर हो गया, तो चीपर हो गया तो ज्यादा से ज्यादा। अब एक जगह मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि जहां डिमांड ही है, मतलब कि अगर कोई एक ही व्यक्ति या फिर कुछ खास ही लोग जो हैं वही कार्यरत हैं, है ना, तो अब उसमें क्या हो जाएगा कि वो लोग क्या क्रिएट करेंगे, मोनोपोली जिसको कहते हैं। मोनोपोली का मतलब हो गया कि आपका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है ना, तो उससे क्या हो जाएगा। तो अब है कि जब बहुत ज्यादा अगर लेबर हो गए, बहुत ज्यादा अगर लेबर आपके पास हो गए, तो मतलब क्या है कि लेबर चीप हो गया। अब हम कह रहे हैं कि लेबर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कभी प्रोड्यूस करेंगे कोई चीज तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया मतलब कि कंपोनेंट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, अगेन इंक्रीज कर गया। ठीक है, कंपोनेंट कॉस्ट मतलब कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, और सोचिए। बताइए। हाँ, ठीक है। और कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के फैक्टर क्या होंगे, जैसे अगर कर दिया जाए हायर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट लिया जाता हो, हाँ, इनडायरेक्ट लिया जाता है, उसका क्या मतलब हुआ, इनडायरेक्ट कहाँ, आप तो पेमेंट तो करते ही हैं। वो पेमेंट तो इनडायरेक्ट हुआ, तभी कोई पेमेंट हमको करना है, जैसे जीएसटी हम ही को भरना है। रेस्टोरेंट में खाया तो ये जरूरी नहीं कि हम पेमेंट करें, आप भी कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब ये कि जो डायरेक्ट जो टैक्स हो गया ना, तो उसमें क्या है कि जो हाँ डिवाइड कर रहा है वो सीधे, जैसे आपका इनकम है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, वो हम नहीं पे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग दोनों लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो आपका बिल हम पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, है? हाँ, कोई भी, तो उसमें जितना इनडायरेक्ट टैक्स है, तो अगर मान लीजिए कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका ये बढ़ेगा। जैसे कि आपका ये मोनोपोली एम्प्लॉयर्स, मोनोपोली एम्प्लॉयर्स जिसको कहते हैं, मोनोपोली किसको कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो इससे भी आपका है प्रॉफिट पुश, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये समझिए, तो जो फैक्टर्स हो गए आपके प्रोडक्शन के, कंपोनेंट कॉस्ट, नाम ही क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट किसको कहते हैं कि इसको बनाने में जितना जो हमको खर्च लगा, अगर वो बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ेगा, तो उसके जितने कंपोनेंट और फैक्टर्स अगर वो बढ़ने लगे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। अब इस पर नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, तो इस पे इन फैक्टर्स को ये डाउन, यही चीज आपको समझना है। आई बात समझ में, कि जब भी ऑप्शंस स्टेटमेंट वाइज या अगर आपको आंसर भी लिखना है, तो आपको ये सोचना है कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है, यही क्वेश्चन आता है कि दैट व्हाट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन, व्हाट आर द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या क्या है।
स्टैगफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट को इनमें से क्या करना चाहिए, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना। तो आप अगर ये सब समझ रहे हैं इसके मैकेनिज्म को आसानी से, अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टैगफ्लेशन। तो कितने तरह का हो गया आपका इन्फ्लेशन, देखिए एक अगर उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो दो तरह के इन्फ्लेशन हो गए, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ऐसे ही एक और होता है इनबिल्ट इन्फ्लेशन या बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी उसको बोलते हैं। वो इन्फ्लेशन क्या है कि आप इस एजम्पशन में है कि आने वाला समय जो एक्सपेक्टेशन की आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, वो होगा, बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन चेंजिंग इन्फ्लेशन जैसे जैसे स्टैगफ्लेशन भी क्या है कि ग्रोथ तो है लेकिन इन्फ्लेशन भी है, तो धीरे 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 आप जो है ये, ठीक है, ये क्लियर हो गया। डिमांड और इसके अलावे भी इसके कुछ नेचर होते हैं, उसके उसमें भी बहुत सारे इन्फ्लेशन जो है ये होते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका, एक सुने होंगे हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको ये देखिए ये एक और ये एक मतलब एक और वर्गीकरण है इन्फ्लेशन का। अब इसमें आप देखिएगा जैसे क्रिपिंग इन्फ्लेशन, तो क्रिपिंग का क्या मतलब हो गया, रेंगना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे रेंगना, रेंगना के बाद उसके बाद से क्या किया जाता है, थोड़ा सा चलना, इन दोनों के बीच में भी एक ट्रॉटिंग जिसको कहते हैं, है ना, एक वो भी इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, वॉकिंग के बाद थोड़ा दौड़ रहे हैं, रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो और फिर और बहुत तेजी से दौड़ गए, उजैन बोल्ट वाली स्पीड जो है, हाँ स्प्रिंट हो गए। तो अब इसी में अब इसको देखिए, ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है इसको क्या कहते हैं, इसको माइल्ड इन्फ्लेशन भी कह रहे हैं। और ये कब होगा, जब 3% मतलब एक ये अनुमान लगाया गया है ना, ऐसा मतलब जो है कि 3% जो है एक साल में क्या है या इससे लेस जो है वो बढ़ रहा है। और इसमें क्या है कि अब ये जैसे कि मान लीजिए कि अब यूएस कॉन्टेक्स्ट में इसको ये डिफाइन किया गया है। यहाँ पे मान लीजिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि वह जो प्राइस 2% या लेस अगर इससे है तो ये क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और इस तरह के जो इन्फ्लेशन है उसको क्या करते हैं, ये कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट दैट प्राइसेस विल कीप गोइंग, दैट बूस्ट डिमांड, है ना, कैसे ये डिमांड को बूस्ट करेगा। तो अब ये क्या है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, क्रिपिंग मतलब कि धीरे 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 बढ़ रहा है, जैसे 2% 3% से अगर आपका ये बढ़ रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रिपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इसको नोट करते चलिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद से हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग मतलब जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि आप टहल रहे हैं, तो इस तरह का ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, या इसको क्या बोलते हैं, एक ऐसा इन्फ्लेशन जो 3% से लेके 10% के बीच में है। और ये क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बहुत तेजी से क्या करता है, ये देखिए, बिकॉज इट हिट्स अप इकोनॉमिक ग्रोथ टू फास्ट। तो अब इसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, खरीदारी करेंगे, है ना। तो जब ज्यादा से ज्यादा वो खरीदारी करेंगे तो अब कल क्या होगा कि ये अवॉइड करना है कि भविष्य में या कल जो होगा वो प्राइसेस हायर जो होगा वो हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आज खरीद लो। जैसे कि सेल ऑफर है, आज ही बंद होने वाला है, 25%, एक पर एक फ्री, है ना, इस तरह के जो ऑफर्स आते हैं तो उसमें क्या होता है ये आपको, तो ये हो गया वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर अब वॉक करने के बाद से एक और इसमें आ जाएगा बीच में, हालांकि वो नॉर्मली नहीं, उसको ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, है ना। इसके साथ साथ फिर हो गया गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग का क्या मतलब हो गया, जंप किए, है ना। तो अब हाँ मतलब अब सीधे क्या है, पहले की रेंग रहे हैं फिर थोड़ा सा चल रहा है। हालांकि इसमें ट्रॉटिंग और रनिंग इन्फ्लेशन करके भी ये सब क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया जाता है, ये नंबर्स पे, जैसे कि 3% से कम, 3 से 10 के बीच में अगर है, फिर गैलोपिंग क्या हो जाएगा,
जैसे कि इन्फ्लेशन राइजेस 10% और मोर, है ना। तो अब 10% और मोर, अब इसी में अब दो और वर्गीकरण आप कर दीजिए कि रनिंग इन्फ्लेशन और एक ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, है ना। लेकिन मूल रूप से आपके यही है। अब गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन राइजेज एट 10% और मोर, और ये क्या करता है कि एब्सोल्यूट वे में ये क्या कर रहा है, इकोनॉमी में एक तरह का एक हैवोक को क्रिएट करेगा। और मनी क्या कर रहा है, मनी लूजेज वैल्यू so fast that business and employee income cannot keep up with cost and prices। ये वही चीज है जो हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे। समझ में आया? ये गैल्पिंग हो गया। अब आ जाइए जो सबसे इसमें इस तरह के जो नेचर है उसमें, ये हाइपर इन्फ्लेशन। सामान्य बातचीत के भी क्रम में आप लोग कहते हैं कि अरे बहुत हाइपर हो गए, हाइपर हो गए, इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं। हाइपर मतलब क्या है, मतलब कि बियॉन्ड कंट्रोल, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो आपका स्वयं के ऊपर भी नियंत्रण नहीं है। नहीं कहते कि बहुत हाइपर हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, इतना अधिक गुस्सा। एक होता है सामान्य गुस्सा, एक नॉर्मल। तो बस यही समझिए इन्फ्लेशन क्या है, एक तरह से ये एंगर ही है, गुस्सा ही है। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब कि आपका गुस्सा जो है, क्रोध का ऐसा है कि आप पराकाष्ठा पार कर गए, कि आप स्वयं के ही नियंत्रण में नहीं है। पहले किसी दूसरे के भी ये गुस्सा होता है, बगल में कोई है वो शांत करा दिया है, चुप रहो बेटो क्यों बोल रहे हो। तो ये क्या है, वही क्रिपिंग वॉकिंग है। तो ये लास्ट हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये सिचुएशन क्या है साहब, तो इसमें आप देखो कि ऐसे प्राइस जो है स्काई रॉकेटिंग, स्काई रॉकेटिंग मतलब कि इतना, हाँ बहुत तेजी से ये बढ़ गया। अब इसमें एक साल में आप समझिए कि 1000%, जो ये 50% मंथ का मतलब हो गया कि आपका कितना हो जाएगा, 600% हो गया ना, 600% ईयर, मतलब 600, या आप ये कह लीजिए कि 1000% जो है ये ईयर वाइज इन्फ्लेशन जो है, मतलब 10 गुना जिम्बाब्वे के केस में था। या फिर इसमें आप देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है एक ये हिटलर के टाइम पे, तो अब इसमें क्या होता है, जो प्रिंटिंग मनी जिसको कहते हैं ना, या इस तरह की प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं, तो उसमें कि आपकी अपने ही करेंसी या उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये भी पूछा जाता है इस तरह का जो एग्जाम में है, तो ये भी आप लोग एक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। तो अब इसमें जो हम लोग ये देख रहे थे कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या प्रभाव जो है ये डालेगा। तो परचेजिंग पावर ऑफ रियल मनी रिड्यूसेस, पहला प्रभाव। लेंडर सफर्स, बोरोवर बेनिफिट्स। तीसरा, एक्सपोर्ट एक्टिविटी जो है ये भी डाउन होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिसरप्शन जो है ये भी होगा। अगेन इट लीड्स टूवर्ड्स सोशल अनरेस्ट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सोशल अनरेस्ट किसको कहते हैं, कोई बताएगा? डिसऑर्डर इन द सोसाइटी। कैसे होगा डिसऑर्डर? पेट्रोल तो छोड़ दीजिए, हाँ एलपीजी सिलेंडर हो गया, तो उसी से मान लीजिए कि भोजन आना है, या इसेंशियल कमोडिटीज जो है ये भी। अगर अब यहीं पे आप जो पढ़े हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप चाहें तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू और प्याज, हाँ हाइपर इन्फ्लेशन में जिम्बाब्वे में भी वही स्थिति है। अगर वेनेजुएला का क्या केस है, क्रूड ऑयल जो है बहुत ज्यादा महंगा है।
श्रीलंका में क्या स्थिति थी? अभी हाल में से वहाँ पे महंगाई का लोग रोड पे तो अब इस तरह का, अब यही है वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन है ना, अब इसको जो आप न्यूज़पेपर से या ऐसे भी जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं ना, इसको इसी से इंटीग्रेट और लिंक करना। हाँ वेनेजुएला का जो केस था, गवर्नमेंट में तो बहुत मनी प्रिंट कर रही है, ठीक है। इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए प्रिंटिंग करेंसी कभी भी ये इन्फ्लेशन को ही क्रिएट करता है। जैसे एक सामान्य तौर पे ऐसा है कि कल हम बता भी रहे थे कि डेफिसिट को आपको फिनांस करना है, तो उसमें कैसे आप फिनांस करते हैं, आप पहले से ही कर्ज में आपकी स्थिति क्या है, खराब है। तो अब जैसे मान लिया जाए कि एक सामान्य तौर पे आप समझिए कि अगर आपका वेतन 1 लाख रुपए है और आपने अगर लोन ले लिया है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये आपको अगर देना है, तो आप बहुत ज्यादा इसके लिए चिंतित नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है 10 लाख रुपए, अगर आपने लोन ले रखा है और उसको क्या है, ये भी है कि वो आपको जो है अगले 30 साल तक लौटा देना है, तब भी आपको बहुत चिंता की बात नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए हमारा वेतन है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है हम उसको चुका देंगे, अगर आपको इतना ये अमाउंट। अब आप क्या कर रहे हैं कि हम एक ही साल में आप ये सोच रहे हैं कि डेफिसिट को कैसे फिनांस करें। अब ज्यादा से ज्यादा करेंसी जब आप प्रिंट कर दीजिएगा तो आपके अपने करेंसी जो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डाउन, और ये हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ये क्या हो जाएगा, तेजी। जब हाइपर इन्फ्लेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा जो है यही करेंसी, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता। ये सबसे पहला प्रश्न लोगों के दिमाग में यही आता है कि गवर्नमेंट पैसा नोट छाप रही है, तो क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा नोट छाप करके सारा जो अपना कर्ज जो है वो खत्म हो जाए। तो सवाल ये कि उसका क्या एक लीगल टेंडर आप लोग पढ़े भी थे, है ना। तो और अब तो मान लीजिए कि डिजिटली सब जगह क्या हो रहा है, जैसे ई रूपी या अदर्स जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाँ तो प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, इसलिए उसमें अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता। और कोई क्वेश्चन आप लोग का इससे संबंधित जो सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये भी इंपैक्ट होगा किसका, इन्फ्लेशन का। इकोनॉमिक ग्रोथ वो भी आपका जो है इन्फ्लेशन का एक प्रभाव होगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बोलिए। हाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन या नॉर्मल भी आप इन्फ्लेशन में जैसे कि जो फैक्टर्स कॉस्ट पुश के हैं, वो भी इसमें भी वही चीज है। और बताइए इन्फ्लेशन का और क्या होगा, और सोचिए थोड़ा सा, किसको और इम्पैक्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चंस जो है कैसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ शेयर मार्केट में जो प्राइस होता है या फॉल होता है, क्या वो भी मतलब इन्फ्लेशन? आ रहे, एक मिनट अभी उस पे आते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन इस पे ये पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन का पेंशनर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट पे, स्टूडेंट पे पड़ेगा, पेंशनर पे नहीं पड़ेगा। देखिए यहीं पे जो है ट्विस्ट है ना, जैसे कि जो पीपल लिविंग ऑन फिक्स्ड इनकम लाइक पेंशंस, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, ये एक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एक सैलरीड है, तो सैलरीड का क्या है कि एक अलाउंस, उसका इंपैक्ट वो तो बढ़ रहा है ना कि 3%, 5% से। ये अलग बात है कि 3% से बढ़ रहा है और महंगाई 10% से बढ़ रही है। पेंशनर का तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे लोग जो फिक्स्ड इनकम पे जिनका जीवन यापन चल रहा है, उन लोगों के साथ क्या होगा, एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले जो पूछा गया है। अब यहां तक क्लियर है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या है, ये लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट, हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मोनोपोली, एम्प्लॉयर्स। तो अब इसमें से कुछ भी अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है
ये बढ़ेगा। यही इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, और डिफरेंट ये जो है उनका एक डेफिनेशन। तो अब एक बार थोड़ा सा हम इसको ये कंक्लूड करके फिर क्वेश्चन जो है आप लोग को और बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बताइए। किससे? हाँ, आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? जैसे कि किसी कंपनी से टाटा मोटर्स का शेयर मतलब हाँ बढ़ रहा है, हाँ स्टॉक मार्केट में, तो वो तेजी से बढ़ रहा है, तो घटता हुआ खरीदना चाहिए, बढ़ता हुआ तो समय हर जगह का है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप सामान खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस जो है वो सस्ता है, मतलब कि प्राइस उसका क्या है, कम है, तो कम अगर प्राइस है तो आप खरीदेंगे तो आप ज्यादा कमोडिटी ले पाएंगे, ये तो सामान्य बात है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब उससे रिलेटेड है, जैसे कि सर कहना चाह रहा है कि शेयर मार्केट इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ये बोलना चाह रहा है। हर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, आप किसी कंपनी का कोई एक हिस्सा खरीद रहे हैं, कुछ खरीद ही तो रहे हैं ना। तो खरीदने के लिए जो अभी हमने क्या बताया कि जो आपके पैसे की जो वैल्यू है, ये देखिए, जो क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ रियल मनी रिड्यूसेस। तो जो पैसे से आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो कम हो गई है। तो आप चाहे उससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे आप लैंड खरीदिए, आप एसेट खरीदिए, लाइबिलिटी खरीदिए, मतलब जो खरीदने वाला जो उसकी वैल्यू है ना वो क्या हो गई, वो कम हो जाएगी। उस पर छोड़िए ना, अभी अब कहाँ क्रिप्टो बिटकॉइन ये सब क्वेश्चन, पहले इसको समझिए, इसको हंसी मजाक में लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं, और जो 10,000 रुपए में पहले हम कोई सामान जो है खरीदते थे, अब महंगाई बढ़ गई है, अब 10,000 में क्या है, जो हम कल 8,000 में खरीदते थे उसके लिए हमको 10,000 पे करना पड़ रहा है, तो रिड्यूस क्या है, वो कम हो गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि आप जो भी मान लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि हम निवेश करने जा रहे हैं या कोई स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, उसमें क्या है, अब आपको जो पैसा है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, आपकी खरीदारी जो है वो कम हो गई ना। आप क्या खरीद रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका वैल्यू वो डाउन हो गया। ये क्लियर हो गया यहां तक? आइए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो आप लोग का दिया हुआ है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक, आप लोग बताइए, which of the following causes demand pull inflation? ये क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया है पहले, मतलब आपका ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में है एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। दूसरा जो है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तीसरा जो है वो है आपका फिस्कल स्टिमुलस बाय द गवर्नमेंट, है ना। अब ऑप्शंस आपके जो है यही है, इसमें से अब जैसे इसमें कौन कौन से हैं जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कॉज करेंगे, ये बताइए, तो आंसर बताइए तो कोई। फिस्कल स्टिमुलस बाय द गवर्नमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है ये क्रिएट करेगा। एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर गया, ये अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट ना, उसमें आप लोगों को, वैसे हम फॉरेन एक्सचेंज एक दिन बताए थे आप लोगों को डिटेल से,
एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर रहा है, इसका क्या फर्क पड़ा? बताइए। अगर एप्रिशिएट कर रहा है, पहला जो ऑप्शन है, एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, क्या मतलब हुआ इसका? एक्सचेंज रेट क्या है? एप्रिसिएट कर रहा है, तो एप्रिसिएट अगर कर रहा है एक्सचेंज रेट, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा? आपकी करेंसी क्या होगी? जैसे आप ऐसे समझिए ना कि $1 इज इक्वल टू 80 INR इंडियन रुपी। अब $1 इज इक्वल टू 85 INR, ये हो गया है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू तो बढ़ रही है 80 से 85, लेकिन आपकी जो करेंसी है, जो डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी, वो क्या है, वो डिप्रिशिएट कर रही है ना। और यहाँ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। जैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे? एक्सपेंशनरी के लिए एक्सपेंशनरी एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन कब होगा? जब मनी सप्लाई ज्यादा दीजिएगा। मनी सप्लाई कब ज्यादा दीजिएगा? जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दीजिएगा तो आप क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सपेंड मतलब यही फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब हो गया कि टैक्स रेट को आप क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर अब क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो टैक्स रेट फिस्कल स्टिमुलस कब अब दीजिएगा? जैसे अभी ना आपको उदाहरण दिए कि 5 साल तक बिहार में सारा टैक्स फ्री, आप जो इंडस्ट्री चाहे लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक्सपेंड कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का which of the following causes cost push inflation? ठीक है, पहला है a rise in input cost, दूसरा रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट, तीसरा लोअर रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन करेगा बताइए? Which of the following causes cost push inflation? Rise in input cost। कैसे? इनपुट कॉस्ट का क्या मतलब हो गया कि वो सारे फैक्टर्स, अब याद कीजिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो हम लोग पढ़े हैं कि लेबर कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, तो वो सारे फैक्टर्स जो है, जो प्रोडक्शन ऑफ आपके क्या है, ये यूनिट्स में आ गए, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपके प्रोडक्शन के कंपोनेंट जितने हैं, अगर उनका क्या हो जाएगा, उनका प्राइस या उनका कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो इट लीड्स टुवर्ड्स कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सिंपल चीज है। और डिमांड जो बढ़ाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यही क्वेश्चन यहां से है। तो ए राइज इन इनपुट कॉस्ट, हम मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहे हैं, है ना, कोई लघु कुटीर उद्योग है हमारा, तो जितने रॉ मटेरियल्स हम ला रहे हैं उनका जो इनपुट कॉस्ट वही तो होता है, क्या हमने डाला और बाद में हमको जो मिला उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट मिला। तो जो इनपुट कॉस्ट है वो क्या, वो सब बढ़ गया। तो बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, भाई बहुत महंगा हो गया है अब सामान जो है ना।
जैसे कि आप समोसा के दुकान पे गए तो वो कहा क्या कि आलू जो है 80 रुपया किलो है, हमसे बोलना है 5 रुपया में समोसा कहाँ से होगा? 10 से 12 हाँ, तो 10 से 12, 12 से 20 भी कर देगा। वो एग्जाम्पल वाला है समोसा उनका, सही समोसा उस पर मत जाइए आप। चलिए दूसरा, रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट। ये क्या है? ये उल्टा हो गया। अगर यही लेबर कॉस्ट अगर बढ़ जाता, ये जो रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट है, इस अगर ये क्या है? ये उल्टा हो गया। अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो लेबर कॉस्ट भी एक तरह का क्या हो गया? इनपुट कॉस्ट ही तो हो गया ना। तो ये फैक्टर जो ये क्या है? अपोजिट हो गया, ये नहीं होगा। लोअर रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। तो इंडस्ट्री यहाँ पे क्या कर रही है? हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जब आप इसको लोअर कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप सुविधा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये दोनों जो है प्रीवियस ईयर के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, और ये आपका इसी में का कोई एक ऑप्शन आपको बन के आ जाता है। आपके यहाँ भी एग्जाम होगा अगर बीपीएससी में, तो उसमें इसी तरह से इन्फ्लेशन पूछा जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट। इसके कंपोनेंट बस समझ लीजिए और ऑप्शन से ही वो निगेट हो जाएगा, यहीं से निकल जाएगा। इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यही दोनों में डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड रट्टा मार। आप सीधे ऑप्शन से ही आप क्या कीजिएगा? आंसर निकाल ले जाइएगा। प्लस ऑप्शन भी होता है कि ओनली 1 ओनली 2, वो उससे भी आप निगेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अच्छा, जब आप इसका मान लीजिए कि जब आप सब्जेक्टिव मेंस में आप अगर आंसर राइटिंग करना है और आप इस मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, तो देन यू विल क्रिएट योर ओन पॉइंट्स। आप अपना एक एक करके, अब यही पॉइंट्स है कि जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरह से पूछते कि इन्फ्लेशन एंड द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट आर योर सजेशंस इन दिस रिगार्ड, सो एंड सो। अब आपके पास क्या है? अब पॉइंट्स कैसे बनाइएगा? तो इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या उसका प्रभाव पड़ता है साहब? तो जो फिक्स्ड इनकम वाले, अब यही पे ओल्ड एज पेंशनर, स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप, उन पे क्या पड़ेगा? एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं? तो भाई उसको क्या कर सकते हैं, क्या उनको कोई अलाउंस भी मिल सकता है, जो कि जैसे ये डीए जो नहीं होता है, डियरनेस अलाउंस, गवर्नमेंट जो है इस तरह से जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हम एक सजेशन दे सकते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ रियल मनी क्या हो गया आपका? रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेंडर सफर्स, बोरोवर बेनिफिट्स, ये सब क्या है? ये सब पॉइंट्स हैं, है ना? तो आप इसको आप इसी को और इलोबरेट कर दीजिए, रिसेंट कोई आ गया तो उससे कर दीजिए, और ऑब्जेक्टिव में ये क्या हो जाता है आपका प्रीलिम में। चलिए एक और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे पूछा गया पहले वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following can be used to contain inflation? Which of the following can be used to contain inflation? अब इसमें पहला क्या है? रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स। दूसरा, डिक्रीज्ड पब्लिक बोरोइंग, डिक्रीज्ड पब्लिक बोरोइंग। तीसरा, इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, इसमें से क्या होगा बताइए तो? पक्का? Which of the following can be used to contain inflation? बताइए। अब रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा?
ये इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। नहीं, कंटेन जो इन्फ्लेशन है ना, इसको आप ये कर दीजिए तो कॉम्बैट इन्फ्लेशन या कर्टेल इन्फ्लेशन। अब बताइए तो इन्फ्लेशन को इसमें से कैसे यूज किया जा सकता है ये कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है तो टैक्स रेट अगर आप कम कीजिएगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स को यहाँ क्या कर रहे हैं आप, रिड्यूस कर रहे हैं, तो नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब आइए डिक्रीज पब्लिक बोरोइंग, ये भी कम हो जाएगा। अब इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, अभी वही हम लोग कह रहे थे वो क्या करेगा, वो बढ़ेगा, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने में क्या क्या खर्च होगा बताओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या उसमें खर्च किया जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या क्या किया कर दो, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है, हाँ बताओ, हाँ वेरी गुड, हाँ जैसे सब्सिडी वगैरह हो गया, ये भी जो है, तो इससे क्या हो जाएगा ये, तो अब सब्सिडी कंजम्पशन नहीं बढ़ाए, किसको बढ़ाए, डेवलपमेंट। ये क्लियर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। ये देखो एक और चीज है कि जो सही आंसर है वो तो है, ये दोनों गलत है तो क्यों है, और इन दोनों के जगह पे क्या और चेंज किया जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। समझ में आ रहा है, तीन चीज उसमें हो गया। एक तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है वो तो हम इसको कर ही लिए, जो अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो भी उससे, इसमें और क्या चेंजेस हो सकता है, पॉसिबल चेंजेस, उस पर भी आपको ध्यान ये देने की जरूरत है। चलिए एक और देखते हैं। Which of the following observations are correct? Questions है, which of the following observations are correct? ठीक है, पहला, इन्फ्लेशन डिस्करेजेज एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन डिस्करेजेज एक्सपोर्ट। दूसरा जो है, हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग, हाई इन्फ्लेशन leads to less saving. Third, inflation increases the cost of production. Inflation increases the cost of production. ठीक है। फोर्थ वन, चौथा जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स wealth from creation to debtors, wealth from एक सेकेंड, wealth from creditors to debtors। बताइए कौन सा सही है इसमें, Which of the following observations are correct? इसमें से कौन सा सही है, ये अगर आप लोग समझ गए तो इतने ये पॉइंट्स भी सारे निकल जाएंगे। इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट को डिस्करेज करता है कि नहीं, क्या आज हम पढ़े हम लोग, आज इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आपके कमोडिटी आपके यहाँ वो क्या हो रही है, डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज आउटसाइड द कंट्री, अगेन इट लीड्स टुवर्ड
डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा अगर आपके यहाँ अगर महंगाई बढ़ रही है तो वो कमोडिटी क्या हो जाएगा? तो इन्फ्लेशन डिस्करेजेज एक्सपोर्ट, ये सही स्टेटमेंट है? चलिए नेक्स्ट, हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग, सही है? हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग, सही है गलत है? पक्का? इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई डाउट ही नहीं है, सही है। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ये सही है कि गलत है? इन्फ्लेशन से किसको फायदा होता है? कर्ज लेने वाले को कि कर्ज देने वाले को? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये क्लियर है ना? नहीं, ये नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इस तरफ क्यों नहीं बैठ गए? खाली है, बट एनीवे हाँ रीड हम पढ़ देते हैं वैसे। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट्स वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, ये सही स्टेटमेंट है। शुरुआती किए कि लेंडर्स सफर्स बोरोवर्स बेनिफिट, ये वही तो स्टेटमेंट है कि जो क्रेडिटर है उससे डेटर्स में ये चले गए। हाँ, हम इसीलिए तो वो ऑप्शन ही नहीं दिए हैं कि जितना जो है ऑप्शंस पे आपकी डिपेंडेंसी कम होगी वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके आंसर के सही होने की। समझ में आ रहा है? आप बनाते प्रैक्टिस भी कैसे करते हैं क्वेश्चंस कि इसका ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये बच गया, ये आंसर है, नहीं वो तरीका नहीं है। अभी वो क्या है, वो एग्जाम में कि जो निगेट करने का कि ये दो नहीं हुआ तो ये आप अभी जो है पूरा थरो पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है, तो जितना ज्यादा अगर मान लीजिए 3 अगर आप इसमें से जान रहे ये नहीं जान रहे तो 1/3 तो आपको पता ही है, तो चौथा ऑटोमेटिक वो साउट करेगा कि हम ही आंसर है। 4 ऑप्शन में से 2 निगेट कर दिए तो प्रोबेबिलिटी 50% हो गई आपके सही होने की। अब आप 3 ही निगेट कर दिए तब तो आंसर ही निकाल लिए ना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश कीजिए बिना ऑप्शन पे डिपेंडेंट रहे और खुद उसको बनाइए कॉन्सेप्चुअली। ये क्लियर हो गया? इसमें से एक क्वेश्चन जो आप लोग के यहाँ पक्का रहने वाला है एग्जाम में, समझ में आ गई बात? ये 3 4 5 जो ठीक है, और एक देख लेते हैं जब बनी रहा है तो। ये तो बन जाना चाहिए, काफी स्टेटमेंट जो है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है इन्फ्लेशन रेफर्स टू a sustained rise in the general level of prices of both goods and सर्विसेज। दूसरा स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज in purchasing power of money in circulation। बताइए दोनों में से कौन सा सही है? हम पढ़ देते एक बार फिर से। ये स्टेटमेंट है तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से सही कौन है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। सही स्टेटमेंट है कि गलत है? बताओ, आप बताओ तो। समझ में आ रहा है? ये मतलब इसका समझ में आ रहा है इस सेंटेंस का? ये क्या कह रहा है कि जो मुद्रास्फीति है वो क्या कह रहा है
कि जो जनरल प्राइस लेवल है गुड्स और सर्विसेज का उसमें एक सस्टेन्ड राइज जो है ये करता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या था? जनरल जो है क्या है, प्राइस लेवल का जो प्राइस हाइक जो आप कर रहे हैं यही तो कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट नहीं है। सेकंड कह रहा है कि इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ये भी सही है। आपके जो है रियल जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन एक पूछा गया है वो आपको हम एक बता देते हैं। ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, अगला जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द, देखिए कितना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो कैसे आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following factor or policies were affecting the price of राइस, राइस समझ रहे हैं ना, चावल, इसलिए कि दूर से राइस मत पढ़ लीजिएगा इसको, इन इंडिया इन रीसेंट पास्ट। ये है यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, पहला एमएसपी, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम, एक सेकेंड, सपोर्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट्स ट्रेडिंग, तीसरा गवर्नमेंट्स स्टॉक पाइलिंग, चौथा कंज्यूमर सब्सिडी, ठीक है। अब इसमें यह है कि कौन अफेक्ट करेगा राइस के प्राइस को, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। इसमें से मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन जो है वो है एमएसपी। अगर मान लीजिए है तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है प्राइस ऑफ राइस तो अफेक्ट करता ही है। मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको बढ़ाइएगा कम कीजिएगा, ये तो एक आपका सही होगा। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा अगर व्यापार कर रही है ये चावल, तो ये भी क्या करेगा, एक पॉलिसी, ये अफेक्ट होता ही। गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग ये होना ही चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग क्या हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, वेयर हाउसिंग जो है इस तरह से। और कंज्यूमर सब्सिडी, अगर आप सब्सिडी अगर आप दे रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये भी आपको एक अफेक्ट है। और ये पॉलिसीज जो है ये लिया गया था डिसीजन में। क्लियर है यहां तक? चलिए एक और लास्ट करके उसके बाद से आज जाने देते हैं। इन्फ्लेशन से और संबंधित क्या आया है, ये क्वेश्चन अगर है तो लगभग आपका मतलब ये कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। देखिए, विथ सारा कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल inflation can be caused increased by which of the following,
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2021 का है और ऑप्शंस हैं आपके एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, दूसरा जो आपका फिस्कल स्टिमुलस, तीसरा जो है आपका इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज, चौथा जो है आपका हायर परचेजिंग पावर, और लास्ट जो है आपका राइजिंग इंटरेस्ट रेट। बताइए, ऑप्शन आप लोग को हम नहीं दे रहे हैं कि 1 1 2 1 3, इसमें से कौन कौन सा, बस देख के बताइए आप लोग। समझ में आ रहा है? इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कारक है, यही आपको बताना है, किनके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है? हाँ बिल्कुल मोर देन वन है, हम वो ऑप्शन दिए नहीं है, केवल ये स्टेटमेंट। एक सेकंड, हाँ कौन सा? फिस्कल स्टिमुलस और हाई परचेजिंग पावर, गुड। ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, ये कारण या इंक्रीज करता है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, इंक्रीज किया था इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो जाएगा। ये कह रहा है कॉस्ट और इंक्रीज बाई, और बताइए क्या यही है? बोलिए कैसे, बताइए तो। इंक्रीज कर, क्या इंक्रीज कीजिएगा? वेरी गुड, 1 2 एंड 4 यही आंसर है इसका, ये 2021 का और रिसेंट क्वेश्चन है, कोई बहुत पहले का नहीं। अब आप देखिए कि जितना ये क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर का ही हम लोग किए हैं, कोई 20 21 कोई पहले का होगा। इन सब क्वेश्चन के मूल में क्या है, इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और आपके पास ए बी सी डी वाला ऑप्शन भी नहीं है, तो आपकी निर्भरता क्वेश्चन पे वो क्या है कि जैसे वो नहीं कहते कि इसमें से ये प्रोबेबिलिटी सही हो जाएगा, भाई प्रोबेबिलिटी अगर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा तो क्या करेंगे, 50%, बात समझ में ना। लेकिन आप अगर ऐसे बिना ऑप्शन के डिपेंडेंट हुए आप अगर ये सीधे निगेट कर पा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, तो आपकी क्या है, संभावना ज्यादा सही है होने की, और आप प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्वेश्चंस कितना ज्यादा पूछा जा सकता है, कहां से पूछा जा सकता है, कहां से पूछोगे, आई बात समझ में? तो उसको बस आपको ये डिगेट करना है। तो ये क्लियर हो गया कि क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग और पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस, चावल का जो है रिसेंट, ये 2020 का क्वेश्चन है, एमएसपी से गवर्नमेंट ट्रेडिंग, ये सारे हैं। इसमें देखिए, इन्फ्लेशन रेफर्स टू ए सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस एंड, ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, सही स्टेटमेंट है, यही इनफैक्ट इन्फ्लेशन का डेफिनेशन भी है, और इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर करेक्ट, ये क्या था, इन्फ्लेशन डिस्करेजेज एक्सपोर्ट, सही बात है, हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग, और ये सब जो स्टेटमेंट है ना, यही पॉइंट्स भी बन गया आपका, इन्फ्लेशन क्या है कैसे है, यही अगर आप नोट करते जा रहे हैं अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट, तो ये, और इसके बाहर कुछ नहीं, और घूम फिर के सब वहीं पे आ रहा है, हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू लेस सेविंग, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करता ही है, कुछ सोच रहा ही नहीं है,
हाँ, कैन बी यूज टू कट इन्फ्लेशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स रेट्स, और डिक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग नहीं होगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है। और क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कौन करेगा इसमें से, तो फिस्कल स्टिमुलस। अब फिस्कल स्टिमुलस कहीं ऑप्शन में आ गया, सीधे कनेक्ट कीजिएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, अगर यहाँ एक्सपेंशनरी होता तो हो जाता। अगले साल क्या पूछा, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रेक्शनरी। लिमिटेड ऑप्शन भी है, वही ऑप्शंस भी बनेंगे, ठीक है। यहां देखिए, हाँ ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे हो सकता है फॉरेन ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो उसको स्टार्ट करें। आप लोग का और भी क्वेश्चन अगर कुछ है तो सबसे बड़ी बात की आप लोग रेगुलर रहिए और लेट मत कीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं कि इसको सही में बता रहे हैं, ये अभी से आदत जो है ना, और उसका एक ये फायदा होगा ना कि देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो चलिए पहले इसको हम वाइंड अप कर देते हैं, फिर आगे बातचीत हम लोग करेंगे इस विषय पे। थैंक्स फॉर यू।